देखिए, आप सब जानते हैं कि इस बार का बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो सेंट्रल थीम दिया गया ईज ऑफ लिविंग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था साउंड एंड क्लीन फाइनेंशियल सेक्टर। उस साउंड एंड क्लीन फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के सरकार लंबे समय से प्रयास करती रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि बैंक्स जो है उनका रिकैपिटलाइजेशन करना, उनमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये था कि बैंक्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, उनका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकवर हो। इसके लिए सरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेकर के आई थी। बहुत ज़बरदस्त डिबेट्स, डिस्कशन और हर तरह से कवरेज करने के बाद हमारे ही स्टूडेंट ने इंस्टीट्यूट की गाइडेंस के तहत इसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पे लेक्चर प्रिपेयर किया है। वो लेक्चर मेरी इस एंडोर्समेंट के साथ अटैच करके आज डिलीवर किया जाएगा। आप भी सुने और आप भी सुने, एक एक पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का जो पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने समझाया, जो डिटेलिंग उसमें की है, और इससे रिलेटेड कई एमसीक्यूज आएंगे, कई मेंस के क्वेश्चंस आएंगे। ये ना समझें कि एक स्टूडेंट के द्वारा डिलीवर्ड लेक्चर है तो इसमें कंटेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स काफ़ी प्रोफेशनल हैं हमारी क्लास के, दे ऑल आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन देयर रिस्पेक्टेड फील्ड्स, और लेक्चर सारा इंस्टीट्यूट की गाइडेंस में ही प्रिपेयर होता है, तो कृपया उसे सुने। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया गया है। जो मोदी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने 2014 में अपना ऑफिस कमेंस किया, जिसके चलते वी कम टू ऑब्जर्व कि जो इस साल का यूपीएससी का एग्ज़ाम है, हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी है कि इस साल के प्रीलिम्स में, इस साल के मेंस में या इस साल के इंटरव्यू में जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं उनको क्वेश्चन किया जाए असेसमेंट देने के लिए कि जो मोदी गवर्नमेंट थी उनके एंड पे क्या क्या इनोवेशंस ले आए गए, उन्होंने क्या क्या नया लेजिस्लेचर प्रेजेंट किया, उनके एंड पे क्या इनिशिएटिव्स ले गए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, और जो इम्पैक्ट रहा है वो किस किस लेवल पे किस किस हद तक का रहा है। तो जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन के बाद इफ देयर इज वन सच प्रोविजन जिसको माना जाता है कि इस प्रोविजन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, तो दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को परस्यू करने से सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों को रेलेवेंस समझाना कि एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड किस लेवल पे किस हद तक इम्पैक्ट कर रहा है और किन किन फील्ड्स को इम्पैक्ट कर रहा है और इसकी रेलेवेंस क्या, और अगर इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग लॉन्ग टर्म में कैरी आउट कर लेते हैं तो हम लोगों को किन किन एरियाज के अंदर हाई लेवल रिटर्न्स मिलेंगे। उस रेलेवेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का जो मैटर है इनकी डेफिनेशन को हम प्रॉपर वे में कॉम्प्रिहेंड करें। तो देखिए, इंसॉल्वेंसी क्या रहता है। इंसॉल्वेंसी इज अ फाइनेंशियल कंडीशन जिसके अंदर देयर इज अ पर्सन, देयर इज एन इंडिविजुअल, देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है और उन्होंने अपने एंड पे क्रेडिट लिया, कोई लोन अवेल करवाया एंड फॉर वट एवर रीजन दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक रीपेमेंट्स ऑफ दैट लोन। तो जो लोन उन्होंने अवेल करवाया अब वो लोन की रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को, इस फाइनेंशियल सिचुएशन को कहा जाता है इंसॉल्वेंसी। और जब एक बार इंसॉल्वेंसी इस्टेब्लिश हो गई तो उस इंसॉल्वेंसी की पोजीशन को टैकल करने के लिए जब आप एंटर करते हो एक लीगल प्रोसीडिंग में तो उस पोजीशन को कहा जाता है बैंक्रप्सी। तो हमें क्या समझ में आया, इंसॉल्वेंसी हैपेंस टू बी अ फाइनेंशियल मैटर, बैंक्रप्सी ऑन इट्स पार्ट इज नॉट अ फाइनेंशियल मैटर, इट इज अ लीगल मैटर व्हिच स्टेम्ड फ्रॉम अ फाइनेंशियल मैटर। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी एक लेवल पे कनेक्टेड है, लेकिन ये इंटरलिंक्ड प्रॉपर अकॉर्ड पे हम नहीं बोल सकते बिकॉज देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर नेसेसिटी कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी इंसॉल्वेंट हुई है तो वो बैंक्रप्ट भी होगी। तो हमने इंसॉल्वेंसी समझ लिया, हमने बैंक्रप्सी समझ लिया, और अब हमारी कोशिश रहेगी आप लोगों को रेलेवेंस समझाने की। देखिए, 2008 में आया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसका रूट था अमेरिका में। अब बिकॉज अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इवन तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का ओरिजिन हुआ अमेरिका में, लेकिन उसके बावजूद उसके जो इम्पैक्ट्स थे वो अक्रॉस द वर्ल्ड ऑब्जर्व हुए इंक्लूडिंग इंडिया। हमें इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट दिखा, और ओवर टाइम जैसे जैसे हम लोग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से रिस्टोर करते चले गए तो काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज थे जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक अंडर करंट के लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे थे। उन सभी इश्यूज को सर्फेस पे लाने का काम किया इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने। और जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो एट प्रेजेंट एक बहुत बड़ी क्राइसिस का मुद्दा बना हुआ है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, दैट इज एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स समझ जाएंगे और उनकी वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी किस लेवल पे एक डेट्रीमेंटल पोजीशन पे जा रही है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड की रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस क्या है हमारी कंट्री के लिए। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या रहते हैं।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बेसिकली वो लोन्स थे जो एक बैंक के एंड पे इशू किए गए एक डेटर को, और उनको लोन इशू कर दिया गया एंड 90 डेज हैव पास्ड, लेकिन ना उस लोन के ऊपर से हमें इंटरेस्ट की रिकवरी हुई, ना हमें प्रिंसिपल की रिकवरी हुई। तो वो जो लोन था जो कि बैंक का एक एसेट था, उसके ऊपर बैंक को कमाई होने वाली थी, लेकिन बिकॉज लोन के एंड से किसी तरह की रिपेमेंट नहीं आई और वो लोन वो एसेट परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हम लोगों ने उस लोन को डिक्लेयर कर दिया टू बी अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब चलिए देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, और 2000 अगर स्टेटिस्टिक्स की माने तो 2011 के रिलेटिवली 2016 तक ये जो 5 साल का टेन्योर है, इसके अंदर एनपीए का जो रेट है वो अबाउट 4 टाइम्स बढ़ गया है। क्यों ये इतना बड़ा कंसर्न है हमारे लिए? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि जो एनपीएस हैं ये बेसिकली वो सोर्स ऑफ इनकम था बैंक का, जो परफॉर्म करने में फेल हो गया। मतलब बैंक को जहाँ से कमाई आनी थी बैंक को वहाँ से कमाई नहीं आई। अब बैंक को कमाई जहाँ से आनी थी बैंक को कमाई नहीं आई, तो मतलब बैंक घाटे में चला गया, उसको अपने इनकम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है इसको कॉम्पनसेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। किस वे में? लैंडिंग रेट्स बढ़ा के। बिकॉज पिछले लोन से पेमेंट नहीं आई, इसलिए बैंक अपना वो वाला घाटा कवर करने के लिए जो लोन्स उसके एंड से आगे से इशू किए जाने हैं आने वाले लेंडर्स को, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, लैंडिंग रेट बढ़ा देगा। तो अगर एनपीए हमारा बढ़ता जाता है तो हमारे बैंक्स में लैंडिंग रेट्स भी बढ़ते जाएंगे। अब लैंडिंग रेट्स का बढ़ना क्यों इतना बड़ा कंसर्न है? देखिए, अगर लैंडिंग रेट्स बढ़ते हैं तो हमारी इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में कोई एग्रीकल्चरिस्ट, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई एंटरप्रेन्योर के एंड पे अगर कोई नया सेटअप लगना था, कोई नई डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी थी, या कोई एग्जिस्टिंग वेंचर या कोई एग्जिस्टिंग सेटअप को वो एक्सपैंड करना चाह रहे थे, जिसके लिए उनको क्रेडिट की तलाश थी, तो क्रेडिट की तलाश में जब वो बैंक को अप्रोच करेंगे तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि एक लेवल पे लैंडिंग रेट्स इतने बढ़ जाएंगे कि कई एग्रीकल्चरिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स उस लोन को अवेल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपकी इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज उस लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो नहीं पाएंगी, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं रिसीड कर जाएगी। अब देखिए, हम इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हैं, मतलब ओवर टाइम अगर आपकी कंट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ उस लेवल पे नहीं हो रही हैं, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उस हद तक होता जा रहा है, तो क्या सिचुएशन बन रही है कि आपकी डिमांड एक लेवल पे बढ़ती जाएगी बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग नोट आप प्रोडक्शन उस लेवल पे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उस वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब इन्फ्लेशन आपको किन किन रिगार्ड पे अटैक कर सकती है? देखिए, इन्फ्लेशन अगर आपकी इकोनॉमी में बढ़ती है तो जितनी भी इम्पोर्टेंट एमएनसीज हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो कैपिटलिस्ट मॉडल पे रहते हैं और किसी भी लिहाज में अपने प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाना चाहते, तो वो अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करके रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्फ्लेशन की पोजीशन में अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं? वो कॉस्ट कटिंग करते हैं। एंड अमंग दोज कॉस्ट कटिंग एक जो उनके एंड पे काम किया जाता है वो ये किया जाता है कि वो ले ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जो उनका स्टाफ है उसके अंदर ले ऑफ्स होते हैं और उसके चलते जो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो काफ़ी एक्सपैंड करने लग जाता है। तो इन्फ्लेशन के एंड पे एक तो हमने ऑब्जर्व किया कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो काउंट है वो बढ़ गया। ऑन द वेरी सेम नोट, बिकॉज इन्फ्लेशन हो रखी है तो जो सेविंग्स है हमारी वो इन्फ्लेशन के टाइम पे डिबिलिटेट हो जाती है, मतलब उस लेवल तक हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन का स्कोप नहीं रहता। और जब हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन का स्कोप नहीं रहेगा तो जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं हाथ बन जाएंगे, वो उस लेवल तक इन्फ्लेशन से निकालने में हमें सक्सीड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके आना और उसके ऊपर उसके बेस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा के देना। यानी कि एक एंड पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी, इन्फ्लेशन की वजह से एक एंड पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एट द वेरी सेम नोट, इन्फ्लेशन की वजह से हम लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं ऑफर कर पा रहे हैं। तो ये एनपीए का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दूसरा कौन सा वे रहता है जिसकी वजह से वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, हमने कहा कि एनपीए यानी कि वो लोन जो कभी रीपे नहीं हो पाए। लोन की रीपेमेंट किस वजह से नहीं हो पाई? देखिए, 2 से 3 मैं आपको कारण बताता हूँ। एक, जो डेटर था वो एक विलफुल डिफॉल्टर था, वो पैसों की रीपेमेंट करना नहीं चाहता था, एक रीज़न ये। दूसरा, जो कंपनी थी उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स की कमी थी, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की कमी थी, जिसके चलते वो प्रॉपर प्रॉफिट्स गार्नर नहीं कर पाए और इस वजह से वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाए। तीसरी प्रोविजन क्या रहती है
कंपनी जेन्युइन थी, कंपनी के एंड पे जो डिसीजंस लिए गए, जो मैनेजरियल स्किल्स थे वो जेन्युइन थे, लेकिन जिस इकोनॉमी में वो एक कंपनी लगाई गई, वो इकोनॉमी में ही उस पर्टिकुलर कंपनी को इतना स्कोप नहीं मिला कि वो अपने लिए एक रिवॉर्डिंग एनवायरनमेंट बना सके, अपना रेवेन्यू गार्नर कर सके, इतने प्रॉफिट्स गार्नर कर सके कि जो क्रेडिट उसने अवेल किया अपनी कंपनी के लिए उसकी रीपेमेंट की जा सके। कोई भी आप केस लें, अगर एनपीए हमारी इकोनॉमी में हो रहे हैं तो इस रिगार्ड में जो एनपीएस हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से असेसमेंट का काम करते हैं। काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, वेदर दोस इन्वेस्टर्स भी इंडिजिनियस इन्वेस्टर्स और वेदर दोस इन्वेस्टर्स भी फॉरेन इन्वेस्टर्स, अगर एक इकोनॉमी के अंदर एनपीएस बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहे हैं, लोन्स की रीपेमेंट प्रॉपर लेवल पे नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं कन्नी काट लेते हैं। उनके अपने एंड पे रहता है कि हम इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हमारी इन्वेस्टमेंट वापस ना आए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी हैम्पर हुई, और अगर इन्वेस्टमेंट हैम्पर होती है तो उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेट होती है, और उसकी वजह से भी पूरा साइकिल जो मैंने आपको अभी समझाया वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो एनपीएस है, ये इम्पॉर्टेंट पुश फैक्टर का काम करता है, जिसकी वजह से नीड क्रिएट हो जाती है एक अच्छे इंसॉल्वेंसी के मैकेनिज्म की, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के मैटर को हैंडल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अच्छे मैटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ये एक पुश फैक्टर था। अब मैं आपको एक अच्छा पुल फैक्टर बताता हूँ। देखिए, वर्ल्ड बैंक के एंड पे एनुअल बेसिस पे एक रिपोर्ट इशू की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कुछ अबाउट 10 डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं, और एक एक पैरामीटर के ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनको रैंक किया जाता है। तो एक एक पैरामीटर के हिसाब से आपने एक एक कंट्री को रैंक किया, उसके बाद आपने उस रिपोर्ट में हर पैरामीटर को कलेक्टिव बेसिस पे ऐड ऑन करके एक कलेक्टिव रैंक निकाला उस कंट्री का। इससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इससे एक मैसेज आता है जितनी भी कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कि इंडिया इज वन सच कंट्री जहाँ पे इजीली इकोनॉमिक वेंचर्स किए जा सकते हैं। किसी भी तरह का बिजनेस ऑपरेशन या इकोनॉमिक वेंचर आप करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर बहुत इजी रहेगा अपना एक पूरा सेटअप इंस्टॉल करना, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा उस पूरे सेटअप को वाइंड अप करके वापस अपनी कंट्री के अंदर रिट्रीट करना, या फिर वही पुराना सेटअप अपना वाइंड अप करके एक नया सेटअप इनिशिएट करना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस रिगार्ड में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी जो रैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में अच्छी रैंकिंग के रिगार्ड में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड हमें किस लेवल पे असिस्ट करता है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में ऑफ द 10 पैरामीटर्स देयर इज वन पैरामीटर जिसको हम लोग कहते हैं रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। कि इंसॉल्वेंसी का अगर एक मैटर बनता है तो उसको रिजॉल्व करने में कितनी आसानी रहती है, उसको कितनी तेजी से आप रिजॉल्व कर पाते हो, और कितनी फास्ट एग्जिट आप ऑफर कर सकते हो, करवा के दे सकते हो टू बोथ द क्रेडिटर एंड द डेटर। इस पोजीशन को ध्यान में रख के अगर मैं बात करूं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आने से पहले की सिचुएशन में, तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है? देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की रिजीम 2016 में आई, और 2016 से पहले जो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन थी इंडिया के अंदर वो उतनी अच्छी नहीं थी। किस रिगार्ड में? जितनी भी टॉप कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनके अंदर जो एक प्रोसेस फॉलो होता है इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने का, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं एक्सटेंड होता है टू अबाउट 1 to 2 years ऑन एन एवरेज। इंडिया एक ऐसी कंट्री है इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहां पे इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को हैंडल करने में कुछ अबाउट 4 साल लग जाते थे, मिनिमम 4 साल, ऑन एन एवरेज 4 साल लग जाते थे। तो इसके भी कई कारण थे, वो कारणों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इतने बड़े डिलेज जो रहते हैं, जब आपकी रेजोल्यूशन प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी रहती है तो एक बहुत बैड साइन रहता है टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स, बिकॉज रेजोल्यूशन प्रोसेस में अगर आपने एंटर किया है इस होप में कि आप अपने एसेट्स को रिकवर करके अपने जो एक्सपेंसेस है उन्हें मैनेज कर पाएंगे, तो अगर आपकी रेजोल्यूशन प्रोसेस ही इतनी लंबी चल रही है, तो इंडिया के केस में स्टेटिस्टिकली बात करें तो जो रेजोल्यूशन प्रोसेस बिकॉज इतनी लंबी रहती थी, तो एंड ऑफ द डे सारी रेजोल्यूशन प्रोसेस वाइंड अप होने के बाद सारे एसेट्स का सिर्फ 25% ही रिकवर हो पाता था, बिकॉज एसेट्स जो होते थे वो उस हद तक डिबिलिटेट कर चुके होते थे। ये बात थी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आने से पहले की। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में इन्फोर्स हुआ,
और 2016 के रिलेटिवली अगर 2016 और 2017 में एक साल की इंप्रूवमेंट की हम लोग बात करें तो जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का रैंक है उसके अंदर इंडिया ने अबाउट 33 रैंक्स की इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व की। 136 से हम 103rd रैंक पे आए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के पैरामीटर में। तो इस सब से हमें कहीं ना कहीं फाउंडेशन मिल जाती है हमारी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की इंपॉर्टेंस की, इसकी रेलेवेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसको क्यों लेके आना जरूरी बनता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है कि ये जो फॉरेन एफटीआईज और एफआईआईज को हम अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, बैड लोन्स को हैंडल करने की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ बहुत नए इश्यूज नहीं है, ये इश्यूज बहुत पहले वक्त से एग्जिस्टेंस में थे। लेकिन इनको हैंडल करने के लिए जो मैकेनिज्म हमारी कंट्री में चल रहा था वो उतना एफिशिएंट नहीं था। उसके रीजंस क्या थे? देखिए, हमारी कंट्री में इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करने के लिए अबाउट 11 से 13 डिफरेंट लॉज थे और हमारे पास कुछ अबाउट 4 डिफरेंट बोर्ड्स रहा करते थे, 4 डिफरेंट बॉडीज रहती थी जिन्हें आप परस्यू कर सकते थे इन द होप्स ऑफ मैनेजिंग योर प्रॉब्लम ऑफ इंसॉल्वेंसी। हमारे पास बाइफर था, हमारे पास एनसीएलटी था, हमारे पास डीबीआर था, डीआईटी था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हमारे पास हाईकोर्ट था, हम हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते थे। जब आपके पास मल्टीपल बोर्ड्स रहेंगे, मल्टीपल बॉडीज रहेंगी, मल्टीपल लेजिस्लेचर रहेंगे, तो इससे सिचुएशन क्या निकल के आएगी कि ऑफन टाइम्स मल्टीपल बोर्ड्स या मल्टीपल लॉज एक केस के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, उनका जुरिस्डिक्शन ओवरलैप कर जाएगा और जब जुरिस्डिक्शन के अंदर ओवरलैपिंग होगी तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलेगा, जो आपकी प्रोसेस थी वो डिले होती जाएगी। तो जो मैंने आपको अभी थोड़े वक्त पहले बताया कि किस तरीके से इंडिया आईबीसी के आने से पहले जूझ रहा था इस प्रॉब्लम से कि रिकवरी प्रोसेस बहुत लंबा चलता था और एंड ऑफ द डे एसेट्स की वैल्यू प्रॉपर वे में रिकवर नहीं हो पाती थी, उसका मेन कारण ये था। इस सारी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट के एंड पे क्या कोशिश की गई, अगस्त 2014 में टीके विश्वनाथन के एंड पे एक कमेटी को गठित किया गया और इस कमेटी के एंड पे कुछ रिकमेंडेशंस दी गई और वो रिकमेंडेशंस ही बेसिस बनी हमारी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का। अब हमारे एंड पे कोशिश की जाएगी इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी कोड की प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करने की और उसकी प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में प्रोसेस क्या रहती है। जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जिसको हम लोग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, हम लोग पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जब उसको प्रॉपर वे में एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा तो जितने भी डिफरेंट प्रोविजंस हैं, जितने भी उसके साथ फ्लॉज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड पे क्या क्या इनोवेशंस किए गए हैं आईबीसी में, उनको हम लोग प्रॉपर वे में कॉम्प्रिहेंसिव वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की। एक बार जब आप इस प्रोसेस को अच्छे वे में समझ जाएंगे तो आपको प्रोविजंस के रिगार्ड में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्ड में, किस किस लेवल में ये दूसरे प्रोविजन से अलग रहा है, उस सब केसेस में आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इसे कहीं ना कहीं इसके ऊपर यूएस के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। अब जो यूएसए का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ है वहां पे देयर लाइज चैप्टर 11, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चैप्टर 11 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ ऑफ यूएसए क्या कहता है कि पूरी लेजिस्लेशन का और पूरी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्रेडिटर्स को उनके पैसों की रिकवरी दी जा सके, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये नहीं है कि हम लोग अपने एसेट्स को लिक्विडेट करते हैं। मतलब डेटर के एसेट्स को लिक्विडेट करना हमारा प्राइम फोकस नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पे हमेशा ये रहेगा कि अगर एक कंपनी घाटे में जा रही है किसी रीजन से, किसी जेन्युइन रीजन से, अगर वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है और अगर किसी जेन्युइन रीजन से वो अपने लोन्स की रिपेमेंट नहीं कर पा रही है, तो फर्स्टली उसको एक लेवल पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, उसको रिस्ट्रक्चरिंग प्लान प्रोवाइड किया जा सके और वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के बेसिस पे वो अपने आप को वापस से खड़ा कर सके एंड फिर अपने लोन्स की रिपेमेंट कर सके। तो चैप्टर 11 का एक इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हमारी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर भी है। ये बात आपको क्यों बताई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वेरी स्ट्रांगली पूछा जा सकता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में
जब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में आप एंटर होते हो तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके अंदर? क्रेडिटर्स, वो ऑब्वियसली कर सकता है बिकॉज इट इज देयर मनी दैट इज एट स्टेक। लेकिन क्रेडिटर के अलावा जो डेटर है उनके पास भी अथॉरिटी है, वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो क्रेडिटर एंड डेटर, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्या सिर्फ क्रेडिटर के पास अथॉरिटी है, क्या सिर्फ उनके पास प्रिविलेज है एप्लीकेशन फाइल करने की, डेटर्स के पास नहीं है? नहीं, डेटर्स के पास भी अथॉरिटी है, वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उसका जो ग्राउंड था वो आपको भी बता दिया गया है। क्रेडिटर्स में दो तरह के क्रेडिटर्स आते हैं, देयर इज द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड देन देयर आर द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। जब आपको आगे की प्रोसेस समझाई जाएगी तो फिर उसके अंदर आपको इनका डिस्टिंक्शन पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या रहता है, आपने अपने एंड पे कोई नया वेंचर किया, कोई आपने नई ऑर्गेनाइजेशन, कोई नई कंपनी खोली, तो उसको सेटअप करने में या फिर प्रेजेंट कंपनी को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए आपको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पड़ी, आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो जिसने वो फाइनेंसेस प्रोवाइड करवाए, दैट इज व्हाट यू कम टू कॉल एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी एनबीएफसीज हैं, उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद बात आती है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। एक बार आपने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर दी तो कंपनी के अंदर डेफिनेटली मनी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपको दूसरे आर्टिकल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको गुड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मे बी डिफरेंट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं से सप्लाई आएगी, और जो सप्लाई जहां से आ रही है आप उनको भी लायबल हैं, आपको उनको भी पेमेंट करनी है। तो उनके प्रति भी आप एक डेटर ही हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? दे आर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो दे आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड देयर आर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो अभी शुरू नहीं हुई है, उसको हम लोग शुरू करवाएंगे। हमने बता दिया कि क्रेडिटर और डेटर को ये चीज फील हो गई है कि इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो उस पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हुए उनके एंड पे क्या किया गया, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की इंसॉल्वेंसी के रिगार्ड में। और ये एप्लीकेशन कहाँ फाइल होगी? ये एप्लीकेशन फाइल होगी क्रेडिटर के द्वारा या डेटर के द्वारा। ये फाइल होगी टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या रहती है? इट इज दैट अथॉरिटी जिसको डिवाइस किया गया है इस ऑब्जेक्टिव पे कि अगर कोई दो पार्टियां डिस्प्यूट में चल रही हैं तो उन दो डिस्प्यूट्स वाली पार्टीज को आप उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व करके दें, उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहती है। एक तरह से एक जज की तरह एक्ट करते हैं। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास क्रेडिटर या डेटर की एप्लीकेशन जाएगी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ही रहेगी, लेकिन अलग अलग केसेस में ये अलग अलग रहेगी। मतलब अगर तो आपका जो डेटर है, if that debtor happens to be a big company or a limited liability partnership, तो उस केस में आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रहेगी NCLT, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर आपका जो डेटर है, इफ दैट इज नॉट अ बिग कंपनी, दैट इज नॉट अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बल्कि इट हैपेंस टू बी इंडिविजुअल, और इफ इट हैपेंस टू बी अ स्मॉल कंपनी, और इफ इट हैपेंस टू बी अ स्टार्टअप, और इफ इट हैपेंस टू बी एनी सच कंपनी जिसका जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं, जिसकी जो एसेट वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 2 करोड़ के नीचे चल रही है, तो उस केस में आपकी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो है DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को इनिशिएट कराने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल की जाएगी क्रेडिटर या डेटर के द्वारा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है NCLT इन द केस ऑफ बिग कंपनीज, इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड DRT यानी कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल इन द केस ऑफ स्मॉल कंपनीज, इन द केस ऑफ स्मॉल स्टार्टअप्स, एंड इन द केस ऑफ कंपनीज विद एसेट वैल्यू लेस देन 1 करोड़। मैंने शुरुआत में 2 करोड़ बोल दिया था, आप उसको प्लीज करेक्ट कर लें। तो एप्लीकेशन अथॉरिटी, एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइल हो चुकी है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पीरियड रहेगा 14 डेज का।
इन 40 डेज के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपकी एप्लीकेशन के रिजेक्शन के ग्राउंड्स क्या होंगे, या तो आपने एप्लीकेशन की फिलिंग प्रॉपर वे में नहीं की, या आपने इंसॉल्वेंसी के प्रॉपर एविडेंसेस साथ में अटैच नहीं किए, या फिर जिस पर्सन के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी का केस चलाने की बात की जा रही है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट एनीवे प्रोसीडिंग्स एक जगह पे एक्टिव है। तो इन ग्राउंड्स पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अगर आपकी एप्लीकेशन में रेक्टिफिकेशन का स्कोप है तो फिर आपको उसी टाइम पे इंटीमेट कर दिया जाएगा और 7 दिन का आपके पास एक्सटेंशन का पीरियड रहेगा जहां पे आप अपनी फाइल को रेक्टिफाई करवा सकते हैं। अब अगर आपकी फाइल रिजेक्ट नहीं होती किसी भी ग्राउंड पर, अगर आपकी फाइल एक्सेप्ट हो जाती है तो द मोमेंट आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई उस पॉइंट दैट इज व्हाट मार्क्स द कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो उस मोमेंट पे कन्वेंस हो जाएगी जिस मोमेंट पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के एंड पे आपकी फाइल को एक्सेप्ट कर लिया गया। और सबसे पहली डेवलपमेंट आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे एडजुडिकेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये रोल आप आने वाले टाइम पे बहुत इजीली समझ जाएंगे। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें अंडरस्टैंड करने वाली है। सबसे पहले देखिए, ये जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इनके जो नाम की रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन प्रोसेस के काफी शुरुआत में जब एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसी स्टेज में कर दी जाती है। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किस रिगार्ड में इंपॉर्टेंट है, देखिए जिस पॉइंट पे आपने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की कमेंसमेंट की है, जिस पॉइंट पे इनकी अपॉइंटमेंट की गई है उसी पॉइंट पे आपकी पूरी प्रोसेस अब कमेंस हो चुकी है। और ये कमेंसमेंट में सबसे पहले हमारे पास अंडरस्टैंड करने के लिए आता है मॉरेटोरियम पीरियड। ये मॉरेटोरियम पीरियड वो स्पैन है जिसके अंदर आपको ये पूरी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की जो प्रोसेस है इसको अचीव करना है। ये दो मॉरेटोरियम पीरियड रहेंगे हमारे पास, 180 डेज और 90 डेज। 180 डेज का मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड इन द केस ऑफ बिग कंपनीज। 90 डेज का मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा इन द केस ऑफ अदर एप्लीकेंट्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला ये भी है कि 180 डेज में वैसे तो आपको इन्हीं स्पैन के अंदर अपनी सारी प्रोसेस अचीव करनी है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको 90 डेज का एक्सटेंशन पीरियड भी मिल सकता है और इन द सेकेंड केस आपको 90 डेज में फर्दर आपको 90 डेज में फर्दर 45 डेज का एक्सटेंशन पीरियड भी प्रोवाइड होगा। ये एक्सेप्शनल केसेस में प्रोवाइड होता है। वो एक्सेप्शनल केसेस क्या है, कमिटी नाम की एक बॉडी बनती है और ये बॉडी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की इंपॉर्टेंस यहां पे आती है कि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, कोई एमबीए हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो सकता है। उनके एंड पे एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव हो सकता है और उनके एंड पे एक बनाया जाता है रेजोल्यूशन प्लान। और ये रेजोल्यूशन प्लान होता है, ये रेजोल्यूशन प्लान को फॉरवर्ड किया जाता है टुवर्ड्स द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन थे हमारे पास, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन से क्रेडिटर्स काउंट होते हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को काउंट नहीं किया जाता। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मिलेंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को यहाँ पे रखते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को एक्स्ट्रा तवज्जो देने का कारण क्या है, देखिए हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को इंट्रोड्यूस कराया किस ऑब्जेक्टिव से, इस ऑब्जेक्टिव से कि हमारे जो रीपेमेंट का पूरा प्रोसेस है वो इजीली एक्सेलरेट हो जाए। अब बिकॉज दीज आर दी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स देमसेल्व्स, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, इट इज देयर मनी, इट इज देयर एसेट्स
विच आर एट स्टेक, तो अगर आप उन्हें इंचार्ज बना दोगे और बिकॉज उनको मालूम है कि अगर प्रोसेस के अंदर डिले होता है, अनड्यू डिले अगर पड़ता है, तो उनकी एसेट की वैल्यू घट जाएगी। तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को आपने इसकी इंचार्ज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में मेन अथॉरिटी दी है, तो उससे ये चीज इंश्योर हो जाती है कि आपकी प्रोसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी स्पीड में कवर होगी। तो ये जो मैं मॉनिटोरियम पीरियड की बात कर रहा था, ये मॉनिटोरियम पीरियड एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, दोनों केसेस में जो डिसीजन लिया जाता है ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठे हैं उनके एंड पे लिया जाता है। अब पूरी प्रोसेस को वापस से स्ट्रीमलाइन करते हैं। क्रेडिटर और डेटर के एंड पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल हुई, 14 डेज के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उस फाइल को एक्सेप्ट कर लिया। फाइल एक्सेप्ट हो चुकी है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस IRP कमेंस हो चुका है। जो मॉनिटोरियम पीरियड है, दोनों केसेस आपको समझाए जा चुके हैं, इसको इनिशिएट कर दिया गया। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया गया। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का सबसे इंपॉर्टेंट काम, और ये बहुत बड़ा हुक है आपकी पूरे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, इस हुक को बेटर वे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जिस पॉइंट पे आपकी प्रोसेस कमेंस हुई, मॉनिटोरियम पीरियड स्टार्ट हुआ और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया गया, उसी पॉइंट पे जो कंपनी थी, जो डिफॉल्टर है, उस कंपनी का जो मैनेजिंग बोर्ड है, उस मैनेजिंग बोर्ड को राइट अवे सस्पेंड कर दिया जाएगा और मैनेजिंग बोर्ड के जितने भी ऑपरेशंस थे, जितनी भी एक्टिविटीज थी, अब उनको हैंडल करने का काम किया जाएगा बाय द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब वो सारे काम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के एंड पे हैंडल हो रहे हैं और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपनी बिल के ऊपर है कि अगर वो ऑपरेशन को बेटर वे में मैनेज करना चाहता है तो फिर वो इनको कंसल्ट कर सकता है, बट मैनेजिंग बोर्ड की अपनी अथॉरिटी को सस्पेंड कर दिया जा चुका है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का पहला काम ये है। दूसरा काम, आप जितने भी आर्टिकल्स अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करने की या पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको रिपीटेड जगह पे मेंशन मिलेगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का। ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एक तरह की रिपोजिटरीज है जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब एक तरह का ये एक तरह की एक ऐसी बुकलेट होगी, एक ऐसी बुक होगी जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड रहेगा, एक तरह का रिकॉर्ड रहेगा जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहेगी क्रेडिट और फाइनेंस से रिलेटेड। और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को एक्सेस करते हुए ही जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके डिस्पोजल पे, उसकी एक्सेस पे रहेगी सारी इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द डिफॉल्टर। उसके हिसाब से उस कंपनी की पूरी कंडीशन को अच्छे लेवल पे समझा जाएगा एंड उस पूरी पोजीशन को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने के बाद डिवाइस किया जाएगा रेजोल्यूशन प्लान, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के एंड पे जब ये रेजोल्यूशन प्लान बना दिया गया तो इस रेजोल्यूशन प्लान को भेजा जाएगा टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब यहां पे इंपॉर्टेंट रोल आता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का। देखिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है, इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, वो बातें मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन प्लान